So much more characteristics was the gradual extension of the Roman direct rule. तो ये इस रोमन एम्पायर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक इस पीरियड की ये थी कि ये धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन हुआ, एंड दिस वाज एक्सकम्प्लिश्ड बाय द एब्जॉर्बिंग अ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी। और ये एक्सटेंशन कब हुआ? जब डिपेंडेंट किंगडम्स को उसमें मर्ज कर लिया गया रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में। ये डिपेंडेंट्स कौन होते थे? ये जो थे, दीज वर द लोकल किंगडम्स। ये कौन हुआ करते थे? लोकल किंगडम्स होते थे, जिन्हें क्लाइंट्स कहा जाता था रोम का। और ये जो थे रूलर को अपनी आर्मी के सबका सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, उनकी सर्विस प्रोवाइड करते थे। बदले में रोम ने भी इनको एक अलग राज्य या अलग जो था सेपरेट प्रोविंस के रूप में इनको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वन कि क्या था। बट द नियर ईस्ट वॉज फुल ऑफ सच किंगडम। जो नियर ईस्ट पार्ट जो था ये ऐसे किंगडम से फुल था। बट बाय द अर्ली सेकेंड सेंचुरी दोज विच ले वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स हैड डिसअपीयर्ड, सैलोड अप बाय रोम। और क्या हुआ कि जब जो सेकंड सेंचुरी में क्या हुआ कि जो भी स्टेट्स थे जो फरात नदी के वेस्ट में हुआ करते थे, उन्हें भी रोम ने क्या कर लिया था? हड़प लिया था, यानी उनको कर लिया था। एंड अगर देखा जाए तो ये राज्य बहुत ही जो था बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे, यानी बहुत वेल्दिएस्ट होते थे। उस वक्त क्या होता था? हेरोड के राज्य से हमेशा हर साल 54 लाख यानी 54 लैक्स दिनारियस यानी कि इट वुड बी इक्वल टू 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी हुआ करती थी। दिनारियस एक जो था रोम का एक छोटा सा चांदी का सिक्का हुआ करता था, जिसमें लगभग 4 ग्राम जो था विशुद्ध चांदी यानी शुद्ध चांदी होती थी। अब बात करते हैं वास्तव में इटली के सिवाय जिसे उन कहते सेंचुरीज में प्रांत नहीं माना जाता था, राम साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में बटे हुए थे। उनसे कर जो टैक्स वसूला जाता था। सेकंड सेंचुरी में जब रोम अपने हाई पीक पर था तो रोमन जो था एम्पायर स्कॉटलैंड से आर्मानिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। ये सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कोई भी जो था हेल्प नहीं प्रोवाइड करवाई जाती थी और नहीं करवाई जाती थी और कोई सरकार भी नहीं होती थी। तो फिर यह क्वेश्चन उठता है कि जो एम्पायर थे उन इतने लंबे चौड़े और इतने तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रखना कैसे पॉसिबल हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी तक के लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर साम्राज्य के अर्बनाइजेशन से में खोजा जा सकता है। जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी तो इतने बड़े साम्राज्य को एडमिनिस्टर कौन कर रहा था? ठीक है ना। चलिए अब ये कहते हैं कि पूरा जो था द ग्रेट अब हम इसके अर्बनाइजेशन पे पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के। तो the great urban centers that lined the shores of the Mediterranean, Carthage, Alexandria, Antioch were the biggest among them, were the true bedrock of imperial system. यानी पूरे इम्पीरियल जो था वो दूर दूर तक अनेक स्टेट्स बिल्ट अप करवाए गए, जिनके वजह से जो पूरा होल एम्पायर था वो कंट्रोल रखा जाता था। जैसे कि मेडिटेरेनियन के कोस्टल पर स्थित जो बड़े शहर होते थे, जैसे कि कारथे, सिकंदरिया, एंटियोक, इनमें सबसे बड़े शहर हुआ करते थे और कॉमर्शियल के पैटर्न पर आधारित थे। इन्हीं शहरों की वजह से ही सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर जो था रूरल एरियाज़ पर जो था टैक्स लगाने में सक्सेस पाती थी, जिससे जो साम्राज्य को जो एम्पायर को अधिकांश जो था मनी मिलता था। इसका मीनिंग यह हुआ कि जो लोकल हाई सोसाइटी की जो रोमन
पीपल हुआ करते थे वो कर जो टैक्स वसूलते थे और अपने रीजन के प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, इसमें सपोर्ट किया करते थे। इटली और अन्य प्रोविंसेस के बीच जो था रूलिंग का जो सडनली हुआ। तो सेकेंड और थर्ड सेंचुरी के दौरान जो मोस्टली जो रूलर्स और आर्मी अफसर हुआ करते थे, ऑफिशियल्स होते थे, वो हाई नोबल सोसाइटी से बिलोंग किया करते थे। और इस तरह से जो था एक नया नोबल ग्रुप बन गया जो सेनेट के सदस्य जो मेंबर्स की तुलना में कहीं अधिक पावरफुल था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था, मतलब मिलता रहता था। जैसे जैसे ये जो ग्रुप था वो आगे और मेंबर्स को इंक्लूड करके बढ़ा, उसमें जो था एक एम्परर थे गैलिनस, ठीक है ना, ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग जो ग्रुप के उदय को सुदृढ़ बना दिया। यानी कि इसमें से सैनिक कमांडर्स को हटा दिया गया सेनेटरों के ग्रुप में से। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने और इस तक पहुँचने रखने पर पाबंदी लगाती थी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में ना जाने पाए। अच्छा, सेना के हाथों में ना जाने पाए, इसलिए उन्होंने सेनेटर ग्रुप से सेना को हटा दिया था। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो फर्स्ट सेंचुरी के बाद वाले जो ईयर्स थे और दूसरी सेंचुरी के दौरान तथा और थर्ड सेंचुरी के इनिशियल ईयर्स में सेना और एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकाधिक जो थे लोग जो थे प्रोविंशियल से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्र जो एरियाज़ के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, यानी सिटीजनशिप मिल गई थी, जो पहले इटली तक ही सीमित थे, अब जो लिमिटेड थे। अब जो था यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन, and these trends reflected the general decline of the Italy within the empire, both political and economic, and the rise of new elites in the wealthier and most urbanized part of the Mediterranean, such as the south of Spain, Africa, and the east. तो क्या हुआ कि इस ट्रेंड से पता चलता है कि जो एम्पायर में था, कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिकल दोनों ही पर्सपेक्टिव से इटली का जो था डिक्लाइनेशन हो गया था। और जो मेडिटेरियन के सी के जो सबसे अधिक जो वेल्दियर जो और अर्बनाइज जो पार्ट थे, जैसे कि स्पेन का वेस्ट पार्ट, अफ्रीका और कहते हैं ईस्टर्न जो पार्ट हुआ करते थे, वो नए इलाई पीपल का वहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप बना। रोम के अगर बात की जाए तो एक ऐसा शहर था जिसमें जिसके उसके अपने मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, सिटी काउंसिल हुआ करते थे, अपना एक वेल प्लान्ड राज्य स्टेट होता था, ओके। और जो था हुआ करता था, और इसमें जो था हाँ, और इस तरह से जो शहर के अधिकार क्षेत्र में यानी कंट्रोलिंग एरिया में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, लेकिन उसके तहत जो था कई जो विलेज हुआ करते थे लगभग हमेशा ही होते थे। जनरली जो है शाही अनुकंपा यानी कि जो आपकी जो थी, हाँ, जो 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 यानी के कारण गाँवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा भी दे दिया जाता था कभी कभी, और शहरों को गाँवों का दर्जा दिया जा सकता था, ये कहा जाता है। किसी शहर में रहने का एडवांटेज यह था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती थी। अब देखते हैं डॉक्टर गैलन के अकॉर्डिंग जो था रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ कैसा बिहेवियर होता था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं।
The famine prevalent for many successive years in many provinces has clearly displayed for man of any understanding the effect of malnutrition in generating illness. The city dwellers, as it was their custom to collect and store enough grain for the whole of the next year, immediately after the harvest, carried off all the wheat, barley, beans, and lentils, and left to the peasants various kinds of pulse. After taking quite a large portion of these to the city. After consuming what was the left in the course of the winter, the country people had to resort to unhealthy foods in the spring. They ate twigs and shoots of trees and bushes and bulbs and roots of edible plants. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट देखा गया किस तरह से अर्बनाइज पीपल कहते हैं रूरल पीपल के साथ वर्क करते थे. सो क्या होता है, कई तो वो ऐसे प्रोविंसेस जो थे जो लगातार कई सालों तक अकाल में ने अच्छे से अच्छे बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया था कि लोगों में कुपोषण यानी मालन्यूट्रिशन के कारण बीमारियां हो रही हैं, और शहर में रहने वाले लोगों को का फसल जो है हार्वेस्टिंग के बाद जो था अगले पूरे वर्ष के में पर्याप्त जो था क्वांटिटी में जो अपने जो फूड रिज़र्व भर लेने का एक जो ट्रेंड था. सारा गेहूं जो था सारा गेहूं, सेम, मसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरी जो अर्बनाइज द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह जाती थी. और सर्दियों के लिए तो कुछ भी बचा था, जो कुछ भी बचा था उसे खा पी कर ख़त्म कर देने के बाद भी जो रूरल पीपल थे को जो स्प्रिंग में जो था हाँ स्वास्थ्यकर यानी कि जो इनएडिबल खादों पर जो खाना खाया नहीं जा सकता उस पर डिपेंडेंट होना पड़ता. उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छाले, जड़ें, झाड़ियाँ और इनएडिबल पेड़ पौधे पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा. अब देखते हैं यहाँ पर पब्लिक बास क्या होते थे. पब्लिक बास जो थे वो रोम के जो सबसे बड़े अर्बनाइजेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ करते थे. जब एक ईरानी शासक ने अपने बाथिंग हाउस को ईरान में शुरू करने का कोशिश की तो उसे वहाँ के जो क्लर्जी थे क्रोध को सामना करना पड़ा. जल एक पवित्र वस्तु थी वहाँ के लिए, और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था. इसलिए शहरी लोगों को हाई लेवल के मनोरंजन उपलब्ध थे. जैसे कि एक कैलेंडर से पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 डेज जो थे वहाँ कोई ना कोई मनोरंजक कार्य या कहते हैं स्पेक्टिकुलर अवश्य होता था. ठीक है ना. अब देखते हैं इसका